नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? और आखिरकार राहुल गांधी वायनाड को छोड़कर रायबरेली से ही क्यों रहे और वायनाड की सीट प्रियंका गांधी के लिए क्यों खाली की? आखिरकार क्या कारण है? क्या दक्षिण भारत की राजनीति को साधने की कांग्रेस की यह रणनीति है, या फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाने की कोई मजबूरी है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है लोकल हरियाणा समाचार से गिरधर शर्मा जी। गिरधर जी, सबसे पहले बात यही है कि आखिरकार इतने सालों तक प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी। हालांकि वो सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चुनाव प्रचार करती रही हर जगह से, और कई बार कांग्रेस के लिए संकट मोचक भी बनकर उभरी वो। लेकिन अब आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हुई कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया कांग्रेस ने? देखिए मनदीप जी, सबसे पहले मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका स्वागत करता हूं कि जो आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि उनको क्यों उतारें, तो देखो ये मजबूरी नहीं है, ये एक जरूरी है। और जरूरी कांग्रेस के लिए इसलिए है कि गांधी परिवार का एक और सदस्य लोकसभा में जाएगा। दूसरा, गांधी परिवार का जो एक कद है राजनीति में, उसमें ये कई सालों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मांग करते आ रहे हैं। तो उन्होंने उनकी मांग को भी देखते हुए ये फैसला लिया है कि प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाए। तो क्या सोनिया गांधी को रिप्लेस कर रही प्रियंका गांधी अब? क्योंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, तो उसकी जगह प्रियंका गांधी को उतार दिया। नहीं नहीं, सोनिया गांधी जी, आपको अगर ध्यान में हो तो राज्यसभा के सांसद है, तो वो राज्यसभा में मोर्चा संभालेंगे। इधर लोकसभा में राहुल और प्रियंका दो होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल दिग्गज ऐसा एक अटेकर नेता चाहिए था जो अटेक कर सके विपक्ष के तौर पे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छी कुशल नेता है। तो जैसे प्रियंका गांधी में बार बार कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी कहते रहे हैं कि इंदिरा गांधी की छवि झलकती है, और वो उनका बोलने का तरीका जो वो भी लगभग उन्हीं जैसा है। जैसे अभी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए थे एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी कद्दावर नेता, जो सबसे अच्छी वक्ता भी है, और अगर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री वो मानते तो वो प्रियंका गांधी को मानते। तो फिर वायनाड से चुनाव लड़वाने का क्या कारण है इसका? वायनाड से चुनाव लड़वाने का कारण सीधा और स्पष्ट यही है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत को राहुल गांधी संभालेंगे। राजस्थान का जो एरिया आ गया उधर सोनिया गांधी संभालेंगे। और जो दक्षिण भारत है उसमें अपनी जो पकड़ है कांग्रेस की, एक्चुअली में पकड़ है वहां पे, उसको और मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी। तो ये तो एक यानी मिलबैठ के बनाई गई रणनीति है कांग्रेस की, और इसमें कांग्रेस सफल भी होगी। आने वाले समय में इस चीज का पता चलेगा। और जैसे जैसे चुनाव का जो चुनाव होगा उसका परिणाम आएगा तो लोगों के सामने भी आएगा। जैसे अभी वायनाड से मान के चलिए कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, तो राहुल गांधी ने सीपीआई की नेता थी जो एनी राजा, उसको 3,64,000 वोटों से हराया था। तो भाजपा के साथ तो शायद कोई मुकाबला ही नहीं है वहां पे। लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी को, भाजपा की जो नेत्री है, अभी चलो वो अलग बात है कि अमेठी से हार गई बेचारी, अगर वायनाड से वो चुनाव लड़ती है प्रियंका गांधी के सामने, तो क्या यह तीन तरफा मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। वहां पे भाजपा का अस्तित्व है ही नहीं। भाजपा कैंडिडेट उतार सकते हैं, शायद उतारे भी ना, फिर भाजपा को वहां पे भविष्य नहीं दिखाई देता, तो भाजपा इतना जोर नहीं लगाएगी। पर जो सीपीआई का वहां पे जो जनाधार है, उन्हीं से मुकाबला होना है। और मैं ये कहता हूँ कि मुकाबला तो वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि जो जीत है वो एक बहुत बड़ी जीत होगी। अब तो इसी पे बात होगी कि जीत का मार्जिन कितना रहेगा, हाँ कि बिल्कुल। राहुल गांधी से कितना ज्यादा लेती है या कम रहेगा। हाँ, और एक चीज और देखी जाए तो इसमें ये है कि जहाँ आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने जो रायबरेली है उसको नहीं छोड़ा और वायनाड को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? इसमें स्पष्ट सा एक कारण ये है कि वायनाड की जनता ने गांधी परिवार पे भरोसा किया है। राहुल गांधी को 2 बार उन्होंने विजयी बनाया है, और काफी बड़े मार्जिन से बनाया है। पर ऐसे में गांधी परिवार भी नहीं चाहता कि वहां की जनता नाराज हो, जैसा कि बीजेपी हमलावर दिख रही है कि वायनाड की जनता को क्यों छोड़ा। कि एक जगह देखो ये तो होना ही था, दोनों जगह से जीत गए। वो तो अगर रायबरेली छोड़ते तो फिर उस पर सवाल उठाते कि रायबरेली क्यों छोड़ दिया। हाँ मान लो, यानी वो चीज तो होनी थी। पर फिर भी गांधी परिवार ये कहेगा कि हम आपसे दूर नहीं है, हमने गांधी परिवार से कैंडिडेट दिया है,
लेकिन ऐसे तो फिर अमेठी से भी सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिरकार गांधी परिवार ने अमेठी को क्यों छोड़ दिया। अमेठी को छोड़ा नहीं, वो एक कोई बात पे बात थी। कई बार कुछ बातें होती है जो कहते हैं ना कि वो बात लेनी देनी आ गई, तो वो लेनी देनी वाली बात थी। वो स्मृति ईरानी के लिए था कि उन्हें एक कार्यकर्ता के जरिए भी हराया जा सकता है, जैसा कि चुनाव में जिक्र चला था। उन्होंने कहा था कि अपने पीए को भेज दिया राहुल गांधी ने, तो चुनाव लड़ने के लिए मेरे सामने तो नेता ही नहीं है, और उनसे ही हार गई। तो ये एक सीख तो देने ये के लिए क्या स्मृति ईरानी को औकात दिखाई कांग्रेस ने। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जैसा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं। क्योंकि जो स्मृति ईरानी थी वो अपने आप को शायद एक समय ऐसा आ गया था कि राहुल गांधी के कद का नेता मानने लग गई। जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया नहीं तो देखिए, वो, स्मृति ईरानी नेता बड़ी है, इस चीज में कोई दो राय नहीं लेकिन है। शायद राहुल गांधी के कद की तो नहीं हो पाई। और फिर हाँ, राहुल गांधी और मैं अगर सीधा अगर मेरा मत बताऊं, तो इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का अगर सबसे अच्छा और दमदार नेता कोई है, कोई भी लगाए, उसमें सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ राहुल गांधी है। वैसे भी राहुल गांधी है और नेता के गुण भी उसमें है। जैसे मोदी जी एक है, वन एंड ओनली बीजेपी में, इसके अलावा और बहुत है, पर नाम मोदी का चलता है। ऐसे कांग्रेस में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, तो ऐसे में मुकाबला तो नहीं है स्मृति ईरानी का उनसे, और नेता कदावर नेता है। तो और क्या अब नेता लग रहा है आपको कि भाजपा स्मृति ईरानी पर दाव खेल सकती है वायनाड में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो शायद, स्मृति ईरानी भी नहीं चाहिए शायद। और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी नेत्री का बार बार अपमान करवाए, है ना। ये भी हो सकता क्योंकि जिस तरह से एक समय तो ऐसा था ना कि राहुल गांधी को हराया, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। है। नहीं नहीं नहीं, छोटी बात नहीं थी, पर समय आता है कि देश में देखो, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो अब की बार जो तो खुद मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हारे अब की हैं। बार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच गए। हाँ, बिल्कुल। वो जैसे, बिल्कुल आपने सही कहा, नरेंद्र मोदी चुनाव में बच गए, और राहुल गांधी की तरह अगर वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे होते तो शायद नरेंद्र मोदी दोनों जगह से आते। नहीं वो जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना कि ये मेरी बहन लड़ी नहीं चुनाव, वरना आज तो प्रधानमंत्री जी भी भागते नजर आते हैं। हम्म। और वैसे अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे तक जो अजय राय हैं, वाराणसी से कैंडिडेट थे, वो आगे चले हैं मोदी जी से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा चेहरा जिसके ऊपर पूरा भाजपा चुनाव लड़ गई, भाजपा के सहयोगी दल चुनाव लड़ गए जिस नाम पे, और वो नाम पिछड़ रहा था। जिसका 2 बार तो खुद के दम पर बहुमत भी हासिल किया जिसके दम बिल्कुल। पर। लेकिन ये भी पहली बार हुआ कि कोई सिटिंग प्रधानमंत्री मात्र 1,52,000 वोटों से जीता हो हम्म। अपने भारत के इतिहास में। तो अच्छा, नहीं हुआ ऐसा। ऐसा नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ कि, मेरी जानकारी में नहीं था। चलो अच्छा, आपने ये क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं कि कोई प्रधानमंत्री हो और वो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीता हो बस। क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा बड़ा रहा नहीं, देखो प्रधानमंत्री। ये चीजें तो है, और जैसे प्रधानमंत्री जी का जो अब हाव भाव है, उनका चेहरा है, उसमें ये चीजें साफ झलकती है। उन्हें भी आज लग रहा है कि हाँ, कि जो सीटें कम आई है वो भी एक कारण है, और जो जीत का अंतर वो भी उन पे साफ दिखाई दे रहा है। जैसे उन्होंने कल यात्रा की थी, वाराणसी गए थे, तो जो वहाँ की जो वीडियोस आई है उनमें साफ दिख रहा है कि वो इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। मतलब खुद भी हताश है वो। देखो, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, ये बड़ी जीत तो बड़ी होती तो अब जैसे पहले तो ये होता था कि संसद में कोई भी मुद्दा उठता था तो जो विपक्षी सांसद थे उनको बाहर बैठा दिया जाता था, तो उधर में भी बैठे रहते थे बेचारे। लेकिन अब तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई, खासकर गांधी परिवार की लगा लो 3-3 नेता हो जाएंगे, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे सामना कर पाएंगे। क्योंकि है। राहुल नहीं गांधी तो आक्रामक नेता बने हुए हैं, अब फिलहाल तो शायद उनसे ज्यादा आक्रामक कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात आती है मेन, जो अभी तक मोदी सरकार के गले के फांस बना हुआ है, वो मुद्दा, और वो मुद्दा है लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर कौन बनता है, इस चीज पे डिपेंड करती है आगे की राजनीति, भाजपा आगे तो की चाहेगी कि रणनीतियां। ओम बिरला ही बन जाए एक बार फिर से। शायद ऐसा ना हो। तो क्या लग रहा है। नहीं, ओम बिरला पे भाजपा भी दाव नहीं खेलेगी अगली बार चेहरा भाजपा को और दे सकती है, पर जो सहयोगी दल है वो ये चाह रहे हैं। टीडीपी इसी चीज पे टिकी हुई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्रालय दिए हैं अपने सहयोगियों को, उससे खुश तो कोई भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लगा रहे थे लोग कयास कि ये होगा वो होगा, ये मंत्रालय होने। और जब चिराग पासवान ने तो बिहार में जाते ही बयान दे दिया, हमें सबसे ज्यादा योगदान हमारा है बिहार का, और छोटा थमा दिया। वो जितन तो, राम मांझी ने भी सवाल उठाए हैं, तो ऐसे में कहीं ना वो तो कहीं शायद संतुष्ट तो कोई भी नहीं है संतुष्टि जो भी नहीं है। सहयोगी दल है। अब टीडीपी इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो चाहेगी कि स्पीकर का
तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार क्या ये पूरे 5 साल निकाल पाएगी? नहीं देखिए, गठबंधन की सरकार इंडिया में चलती रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक है इसमें कि आज तक मोदी जी किसी भी गठबंधन के साथ, मोदी जी हमेशा ही पूर्ण बहुमत के साथ रहे हैं। सहयोगी दल और आए हैं, वो बाद में आए हैं, या उनके सहयोग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं उनकी महसूस जरूरत हुई। नहीं महसूस हुई, पर अब की बार जरूरत महसूस हो रही है। दूसरा, ये चीज भी थी कि बीच में एक जिक्र चला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं बनते, आरएसएस किसी और को चेहरा बना सकती है, ये है वो है, नितिन गडकरी के ऊपर दाव खेल सकती है। तो मैं तो ये उस समय भी कहता रहा हूँ कि जो मोदी जी हैं उनकी छवि ऐसी है, और या उनका लक कहें, हम उनकी किस्मत कह सकते हैं कि वो आज तक किसी के नेतृत्व में सरकार में नहीं रहे। वो जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, और पहली बार में मुख्यमंत्री, दूसरी बार लड़ा, दूसरी बार में मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री बनते रहे। और ऐसे ही उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, विपक्ष में तो कभी वो बैठे नहीं, आज तक नहीं बैठे, विपक्ष का उन्हें अनुभव ही नहीं। विपक्ष, मोदी जी को हर चीज का अनुभव हो सकता है, पर विपक्ष में एक विपक्ष के नेता की भूमिका क्या होती है, इस चीज से अनुभवहीन है अब तक मोदी। अगर मान के चलो जैसे वो तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि चाचा फिर पलटेंगे, अगर पलटू चाचा ने एक बार और पलटी मार दी फिर तो मुश्किल हो जाएगी मोदी जी के लिए। क्योंकि अभी देखिए जो लोकसभा चुनाव था इसमें शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो 234 तक पहुंच जाएगा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो फिर तो प्रधानमंत्री जी 2047 तक की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो अगला चुनाव ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए तो। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, सरकार अच्छे से चलेगी, सरकार का कुछ नहीं होने वाला, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएगा। ये भाजपा है, इसमें अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, और वो परेड हो जाएगी इनकी इतने कि ये एक संदेश के साथ खड़े हैं, तो सारे कुछ मिनट होने वाला नहीं। तो इसके पीछे क्या टीडीपी की या नीतीश कुमार की कोई मजबूरी है कि उनके साथ बने रहना, इसके बावजूद भी कि उनको अच्छे मंत्री पद तक नहीं मिले? क्योंकि उन्होंने मंत्रालय मांगे भी थे लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिए गए तो। नहीं देखिए, जैसा जितना रामान जी के साथ हुआ कि उन्हें जब मंत्रालय की पर्ची थमाएगी, पर्ची फिर सिकंदर बहुत देर से कराएगा, उन्हें पर्ची थमाएगी कि आपके पास ये मंत्रालय, तो वो मोदी जी के पीछे पीछे चले, उन्होंने आवाज लगाई, बात करनी चाहिए, तो मोदी जी ने पीछे मुड़कर उनके बोलने से पहले ही कह दिया कि जो मेरा सपना है, जो मेरे सपने का मंत्रालय है, मैंने आपको बोल दिया है, आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो ये चीजें कि वो संतुष्ट करते हैं। ये तो फिर थोपना हो गया ना एक तरह से, नहीं जो नहीं नहीं, विपक्ष आरोप यही तो लगाता है कि उन्होंने भाजपा उस में चीज कोई को आवाज ही नहीं उठा बढ़ा सकता। चढ़ा कर पेश किया, उस चीज को बड़ा बताया, और आप काम करेंगे तो हो सकता है कि सब कुछ हो जाए। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो जैसे हरियाणा महाराष्ट्र है तो इनमें भी क्या ये गठबंधन जारी रहेगा जो भाजपा का है, या विपक्षी गठबंधन है जो? नहीं, जो गठबंधन है वो भाजपा ही रहेगी, और तो कोई है ही नहीं वहां पे। जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन एक नाथ शिंदे के साथ, और किसके साथ? एनसीपी के साथ हुई है। नहीं, वो इतने मायने नहीं रखती एनसीपी जितना एक नाथ शिंदे का जो रोल बनाया जा रहा है, जितना माहौल बनाया जा रहा है, एक नाथ शिंदे को जो भाजपा ने प्रमोट किया है, तो भाजपा ने प्रमोट किया। कई बार जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो रिकमेंडेड होती है, तो ऐसे रिकमेंडेड एक नाथ शिंदे है। इसके अलावा अगर हम देखें हरियाणा में, हरियाणा में तो जेजेपी के साथ था, वो टूट गया था, भाजपा अकेली है, और भाजपा अकेले चुनाव लड़ सकती है, ये भाजपा के अंदर आज दमकम है। हरियाणा में भाजपा इतनी कमजोर नहीं कि वो अकेले चुनाव ना लड़ पाए, जीतना नहीं जीतना वो एक समय की बात है कि क्या माहौल रहता है, कितना का विरोध होता है, किसान का मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, पुरानी पेंशन वादी है, एनएचएम कर्मचारी है, ऐसी कई चीजें हैं जो बड़े स्तर पे भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अभी 1.5-2 महीने उसमें उनको साधने में बीजेपी जुटेगी, और साध लेगी शायद। जैसे अभी जो लोकसभा चुनाव रहा है वो भाजपा के लिए अच्छा नहीं रहा है। जैसे 304 सीटें थी तो अभी जैसे 240 सीटें ही आई है, तो इसको लेकर जैसे आरएसएस और भाजपा में मनमुटाव रहा है। आरएसएस के कुछ नेता थे जिन्होंने खुलकर भी बोल दिया कि जो राम भगत थे, जो राम की भक्ति करते थे, उनको 240 सीटों पर तो पहुंचा दिया राम ने, लेकिन उनकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तो ये उनके अहंकार के ऊपर राम ने कटाक्ष किया है। तो ऐसे आरएसएस के नेता है मोहन भागवत भी कुछ बोल रहे थे अहंकार के ऊपर ही। तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने कई राज्यों में देखा है कि खासकर
दक्षिण भारत में ये आरोप लगा के आरएसएस को रोक दिया गया था कि आप चुनाव प्रचार मत करो, क्योंकि जो अन्य जो ईसाई धर्म वगैरह है वो कट रहे वोट। तो क्या लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में ये आखिरकार मनमुटाव कहाँ तक चलेगा? देखिए, आपने एक छोटे से सवाल को काफी लंबा कर दिया, पर आपने चर्चाएं वो सारी कर दी जो पीछे आरएसएस और बीजेपी के बीच हुई। जवाब तो आपने दे भी दिया लोगों को, आपने सवाल में भी जवाब दे दिया, नहीं और आप क्या, इसमें आप माहिर हैं। मुझे पता है आप सवाल ऐसे करते हैं, पर आपको मैं बता दूं कि जैसे आरएसएस है, तो आरएसएस का एजेंडा है वो राष्ट्र के नाम पे है सबसे बड़ा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अब की बार का एजेंडा था वो था राम के नाम। तो उन्होंने उस चीज को कहा कि आपने राम के नाम में इतना घर पाल लिया कि आपने राष्ट्र की बात नहीं की, राष्ट्र को मुद्दा नहीं बनाया, राष्ट्रीयता का ही मुद्दा रखना चाहिए। तो ऐसे में, और दूसरा, जैसे जेपी नड्डा जी ने बीच में बोला था, एक बार एक बयान आया था उनका कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ वो कह रहे थे कि पहले तो ये हम तमाम चीजें, सक्षम और नहीं थे। अगर कोई बड़ा चेहरा है जिसका नाम आ रहा है कि हम जिसका नाम लेके चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब अगर कोई तारीफ होगी तो भी उसे जाएगी, और अगर उसकी आलोचना होगी तो भी उसे जाएगी। तो ऐसे में मोदी जी के बारे में ये चीजें लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ, उन्होंने मोदी जी को कहा है, पर उन्होंने कहा पूरी बीजेपी को है। उसमें जेपी नड्डा जी भी आ जाते हैं, या कोई और भी आरएसएस के बारे में बोला है, किसी के बारे में, सारे आ जाते हैं तो उसमें अब ये बता आपको सकते आगे क्या लग रहा है कि आरएसएस और भाजपा वापिस एक हो जाएंगी, या फिर उनकी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही थोड़ी तू तू मैं रहेगी? क्योंकि अभी आप देखिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभी उत्तर प्रदेश गए थे, तो उन्होंने गोरखपुर में और एक और कोई जगह थी, शायद पक्की बाग ऐसा कुछ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक ही दिन में 2 बार मुलाकात की उन्होंने, और शायद आधा आधा घंटा तक उनकी बैठक भी चली। तो क्या चर्चा हुई होगी कि लोकसभा चुनाव में हारने हारने का कारण क्या रहा? क्योंकि आप सोचिए कि जिस राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, पूरे देश में प्रचार किया गया, और उसी अयोध्या में अगर भाजपा हार जाती है, तो आरएसएस को भी शायद ये हजम तो नहीं हो रहा होगा। हैं। आरएसएस ने तो चुनाव लड़ा नहीं, उसे हजम वाली बात नहीं है। दूसरा, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था, और विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया कि आम लोग जो इस धर्म की राजनीति से परे होकर लोग जो वोटिंग करते हैं, उन्होंने इस चीज को बड़े लेवल पे लिया था। दूसरा, अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी अगर यूपी में आए, उन्होंने जो चर्चाएं की योगी से, उस चीज का अंदेशा तो ये भी लगाया जा रहा था कि वो एक दो दिन में इस्तीफा दे सकते हैं, अलविदा भी कह सकते हैं। पर आपने कहा कि क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा और आरएसएस अलग थे ही नहीं, और ना अलग है, और ना अलग रह पाएंगे। अलग के बिना दोनों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे कि जो क्योंकि आरएसएस की जो मजबूती है, जो वो सत्ता में अपनी भागीदारी दिखाता है, लोगों के बीच जो अच्छी पकड़ बनाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही करता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में इतनी मजबूत है, इतना अनुशासन है, इतना बड़ा अगर जो तंत्र संभाल रखा है, तो उसको समय सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका जैसे आप मान के चलिए कि एक तरह से ये कह सकते कि आरएसएस नींव है और उसके ऊपर भाजपा खड़ी है, है। क्योंकि आप ऐसे लगा लें। वैसे मैं एक चीज कहता हूँ कि आरएसएस हाउस है, और उसी से एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ जो भारतीय जनता पार्टी है। जैसे किसी प्रोडक्शन हाउस में फिल्म बनती है, किसी में नाटक बनती है, किसी में गाने बनते हैं, कोई वेब सीरीज बनती है, तो ऐसे ही भाजपा एक आरएसएस का ही प्रारूप है। और इसके अलावा आरएसएस बहुत काम करती है, आरएसएस समाज सेवा के काम भी करती है, सिर्फ राजनीति तो नहीं करती आरएसएस। आरएसएस को तो जो लोग जानते हैं गहराई से, वही समझ सकते हैं कि आरएसएस क्या है। आरएसएस तो बहुत बड़ी चीज है, उससे कई शाखाएं निकलती हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी कुछ विचारधाराएं, जिस तरह से प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है उसके पीछे का कारण क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। आरएसएस और भाजपा के बीच में जो कलह चल रही थी उसका भी आप समझ ही गए होंगे कि वो आरएसएस और भाजपा एक ही है, उसमें कोई कलह नहीं है आपस की। वैसे कोई स्टंट भी हो सकता है जैसे हम कहते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है तो उसको कांग्रेस को कितना फायदा होगा, और जिस तरह से राहुल गांधी 3,64,000 से जो सीपीआई की नेता एनी राजा थी उसको हराकर वहां से चुनाव जीते थे, तो प्रियंका गांधी अब कितने मार्जिन से वहां से चुनाव जीतेगी, और आगे आने वाले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो राज्य होंगे उनमें भाजपा की क्या भूमिका रहेगी, सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।